पाकिस्तान में दहशत गर्दी की सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, आम शहरियों की जान जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो एम्बेसी है अफ़गानिस्तान के अंदर, उस पर अटैक होता है। इसके अलावा दहशत गर्दी के 300 वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 2022 में हो चुके हैं। इसके अलावा टीटीपी बलोचिस्तान में हमले कर रही है, जहाँ पर लास्ट वीकेंड पे उन्होंने 5 सिक्योरिटी पर्सनल्स को निशाना बनाया और उनकी जानें गई हैं। मैरियट होटल इस्लामाबाद का, जहाँ पर यूएस एम्बेसी ने अपने स्टाफ को मना कर दिया कि आपने नहीं जाना, किसी भी वक्त दहशत गर्दी का हमला हो सकता है। इसके अलावा इस्लामाबाद जो कि कैपिटल सिटी है, वहाँ पर सुसाइड अटैक होता है 23 दिसंबर को और एक सिक्योरिटी पर्सनल की जान जाती है। और मुल्क भर में दहशत गर्दी की एक फ़्रेश वेव देखने को मिल रही है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट के ऊपर है। ये सारा कुछ क्यों हुआ? ये सारा कुछ इसलिए हुआ कि आपने अफ़गानिस्तान के अंदर एक ऐसी तालिबान की हुकूमत को सपोर्ट किया जो कि आपके ख्वाबो ख्याल में शायद नहीं था कि वो क्या करेगी। वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं तालिबान ने। मैं सलूट पेश करता हूँ इनको। बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ी क्या कह रहे थे कि अशरफ गनी बाहर निकलो, लड़ो इनसे, ये असल हुकूमत है। ख्वाजा आसिफ साहब जो बड़े एनलाइटेंड पेश करते हैं अपने आप को ओवरसीज़ जाके, वो फरमा रहे थे कि ये इंसाफ जो है ना, ये प्रोविडेंस का इंसाफ है, असल इंसाफ अब हुआ है। तो हम उस वक्त क्या कह रहे थे, आज से साल 1.5 साल पहले, जब अफ़गान तालिबान ने काबुल को सीज़ किया था? ज़रा ये सुने फिर बात करते हैं। होने ये जा रहा है कि 6000 टीटीपी फ़ाइटर्स को शेल्टर दिया हुआ है तालिबान ने वहाँ पे, जो कि अब तगड़े हो जाएंगे बिकॉज दे हैव द गवर्नमेंट ऑफ देयर ओन असिस्ट्स, जो उनको मदद करते हैं। उनकी हुकूमत वहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे टेररिज्म भी लाएंगे, एम्यूनेशन भी लेकर आएंगे और दोबारा से एक 90s का या लेट 80s का फ्लेवर आपको दोबारा से मिलेगा। तो एंजॉय करें आप लोग सारे। अफ़गान ख़वातीन जो है ना, वो जिस हॉरेंडस सिचुएशन में घुस चुकी हैं अब, और जिस तरह से उनको ब्लैकआउट किया जाएगा अब, उस सारे को देखकर अगर आप खुश हैं तो 2009 की वो तारीख़ मत भूलिए जब तालिबान कोहाट की पहाड़ियों तक पहुंच चुके थे और 90 किलोमीटर दूर थे इस्लामाबाद से, और आप लोग सजदों में गिरे हुए थे कि या अल्लाह इससे आगे ना आएंगे। इट इज़ गोइंग टू बी बैड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। तो ये मुश्किल नहीं था जानना कि टीटीपी की स्ट्रेंथ में इजाफा होगा, पाकिस्तान में दहशत गर्दी की नई वेव शुरू हो जाएगी। लेकिन बात वही है कि कुछ लोग जान के इग्नोरेंट होते हैं, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकली अग्री करते हैं उनसे, इसीलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज पश्तून या बलोच अवाम की जान जा रही है तो जाती रहे। जो इस्लामाबाद में बैठ के आपने फ़ैसले किए, जो बंद कमरों में फ़ैसले किए कि ठीक है सपोर्ट करते हैं इनको, उनके ऊपर तो कोई फॉल आउट नहीं आ रहा ना आज। इसलिए तो जनाब होता इस तरह से है कि अक्टूबर के महीने के अंदर अचानक से तालिबान सवात की वादी में दिखाई देने लगते हैं और लोग कहते हैं कि यार ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एक लोकल डीएसपी को वो उठा कर ले जाते हैं, उसकी वीडियो पब्लिश करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और कहते हैं कि ये हमारे कब्ज़े के अंदर है, उसको टांग पे गोली मारी होती है। और जब सूबाई वज़रा से सवाल होता है तो वो कहते हैं कि ये यहाँ पर अपनी फैमिली से मिलने आए थे, वापस चले जाएंगे, ये जवाब आता है। तो लोग कहते हैं ये पिकनिक स्पॉट है जहाँ पर वो खेलने आए थे, थक गए थे और वापस चले जाएंगे दोबारा। ये जवाब देती है एडमिनिस्ट्रेशन। ना पुलिस के ना सियासी लीडरशिप के किसी के इल्म में था ही नहीं कि आपने एक सीक्रेट अग्रीमेंट के तहत उनको वापसी की परमिशन दे रखी है। तो जुलाई के महीने में फैज़ हमीद साहब वहाँ पर गए थे, आपको याद होगा, चाय पी थी, उन्होंने कहा था सब ठीक हो जाएगा, और जिसके बाद बड़े मीम्स बने थे और लोगों ने कहा था कि अब देखना क्या होगा। तो उसके बाद से ये हुआ कि वो असल में टॉक्स थी टीटीपी के साथ, सीज़ फायर एग्रीमेंट के लिए थी, जो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेकिन वो मटीरियलाइज नहीं हो सका। और अक्टूबर के अंदर सवात में बड़े बड़े मुजाहरे हुए। उससे पहले वज़ीरिस्तान में पुलिस ऑपरेशंस भी करती रही। टीटीपी ने कहा कि हमारे खिलाफ रियासत अब अपनी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है, अब मज़ीद हम चुप नहीं बैठेंगे। और इस दौरान फैज़ हमीद साहब का ट्रांसफ़र भी किया गया पेशावर से, इसी वजह से किया गया कि उसके अंदर टीटीपी की टॉक्स की जो इन्वॉल्वमेंट थी, उस पर जो टॉप टियर लीडरशिप थी उसको इख्तलाफात थे। तो नवंबर के महीने में यानी कि लास्ट मंथ टीटीपी ने अपने सीज़ फायर मुआहदे को ख़त्म करने का ऐलान किया और कहा कि अब मुल्क भर में हम हमलों का आगाज़ करेंगे। और उसके बाद से सूरत हाल आपके सामने है कि अब वो बच्चियों की वैन्स को निशाना बना रहे हैं, बड़े बड़े होटल महफूज नहीं है, कैपिटल टेरिटरी में अटैक हो रहे हैं। बलोचिस्तान में एक तरफ से BLA अटैक कर रही है, एक तरफ से टीटीपी अटैक कर रही है, और कहा जा रहा है कि दोनों का नेक्सस भी डेवलप हो सकता है। अब आप हिसाब लगाइए कि इससे डैमेज किस कदर हो सकता है, क्योंकि आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक इग्नोरेंट पॉलिसी को परसू किया। आपको होश नहीं आई कि ऐसा हो कैसे सकता है कि ब्रदर्स इन आइडियोलॉजी जो नज़रियाती तौर पे एक हैं, चाहे वो पाकिस्तानी तालिबान है या अफ़गान तालिबान है, क्या फ़र्क हो सकता है उनके अंदर। जब मेरी आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन एक है, मेरा माइंड एक है, तो आप कैसे मुझे गुड या बैड में कन्वर्ट कर सकते हैं।
ये डुअलिटी कैसे बना सकते हैं? आपके जहन में, आपकी खोपड़ी में ये बात नहीं आई, ना पहले आई थी 90s के अंदर और ना अब आ रही है, और उसका खमियाजा हज़ारों पाकिस्तानियों की जानों से भुगता गया। दुनिया भर में जाके आप कहते हैं कि 70,000 पाकिस्तानियों ने जान दी है, और इस 70,000 को बढ़ाने के लिए भी सारे इकदाम खुद ही करे जा रहे हैं। हिसाब लगाइए आप, अगर आपको तकलीफ़ होती इस 70,000 की, तो आप क्या उनकी रजीम को बैक करते? क्या आपको दिखाई ना देता कि टीटीपी स्ट्रांग हो जाएगी उसके बाद से? देता बिल्कुल। तो अगर आप दुनिया को ये पिच करते हैं कि हम तो खुद सबसे ज़्यादा टारगेट हुए हैं इस वॉर के अंदर, तो आपने इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया है? आपने तो उल्टा बढ़ा दिया इस जंग को, दोबारा आग लगा दिया आपने। और अब मरेगा कौन? आम इंसान का बच्चा मरेगा उससे। सीटीडी सेंटर जो कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, जिसने दहशतगर्दी को रोकना है, बन्नू के अंदर पिछले हफ्ते उसी पे कब्ज़ा कर लिया तालिबान ने। और वहाँ पर सीटीडी के एहलकारों को उन्होंने अपनी तहवील में लेकर वीडियोस डाली और उन्होंने कहा कि ये हमारी कस्टडी के अंदर हैं, आके छुड़वा के दिखाओ इनको। 2 दिन ऑपरेशन किया, फिर छुड़वाया आपने। इसके अलावा आपने जो सबसे बड़ा आइडिया हमें सेल किया वो ये सेल किया कि आपके अफ़गान तालिबान बिल्कुल बदल चुके हैं, लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने औरतों को यूनिवर्सिटियाँ जाने से बैन लगा दिया, उनकी तालीम पर बैन लगा दिया, और उसके बाद से एक जहन्नुम बन चुका है अफ़गानिस्तान ख़वातीन की तालीम के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, उनके हकूक़ के लिए। और बात आप ये कर रहे थे कि ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ने के लिए ये आए हैं। जवाब देना चाहिए उन तमाम लोगों को अब, जो कि तालियां बजा रहे थे और कह रहे थे कि ग़ुलामी अब ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पे अमरीकियों ने ग़ुलाम बनाया हुआ था। अब ख़ुद क्या कर रहे हैं ये आप सुने। अफ़गान अवाम से जाकर पूछें वो क्या चाहते हैं। आपके ख़िलाफ़ जलूस वहाँ पर इसलिए निकलते हैं कि आप वहाँ पर हमेशा से ऑपरेसिव रजीम्स का साथ देते हैं और वहाँ की आवाम की दुश्मनी को मोल लेते हैं। और फिर आप कहते हैं कि क्रिकेट मैच के अंदर हमारे साथ स्लेजिंग क्यों होती है? इसीलिए होती है स्लेजिंग आपके साथ। और सूरत हाल ये है कि बिल्कुल सीक्रेसी के अंदर जाकर आपने काबुल के अंदर टॉक्स की, किसी को नहीं बताया कि क्या बात हुई है, जबकि रियासत का ये कानून है कि ऑब्सक्योरेंटिज्म नहीं हो सकता, यानी कि सीक्रेसी में रख के कानून साजी या फिर पॉलिसीज़ नहीं हो सकती। पार्लियामेंट का फ्लोर इसीलिए है कि आप जो फैसला करें आके आवाम को बताएं, क्योंकि आवाम ने आपको मैंडेट दिया है, उन्होंने आपको वोट दिया है, तो आप आंसरेबल हैं आवाम को। लेकिन बिलावल भुट्टो बतौर वज़ीर ख़ारजा पूछता रहा कि भाई क्या टॉक्स हो रही हैं, हमें तो बताओ, और किसी को इल्म ही नहीं था। अचानक से अफ़गान तालिबान वादी में नज़र आना शुरू हो गए। ये हाल था कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, तमाम पार्टियों के, खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो कि पीटीआई से थे या फिर जेयूआई से थे या फिर वो क्या कहना चाहिए जमात इस्लामी से थे, वो पीटीएम के साथ मिल के मुजाहरा कर रहे हैं सवात के अंदर के सवात का अमन लौटा कर दो। तो भाई तुम तो कानून साज हो, ये काम तो तुम्हारा है। ये सवाल तो हमने आपसे करना था कि अमन क्यों नहीं वापस आ रहा, और अमन को अब क्या ख़तरात ला के आप खुद एहतजाज कर रहे हैं, तो आम इंसान को कौन सा अमन का हक़ मिलेगा? ये सूरत हाल है। इस कदर ऑब्सक्योरेंट स्टेट है कि यहाँ तमाम फ़ैसले करने के बाद भी कोई ज़रूरी नहीं समझता कि आवाम को उस हवाले से कोई मुतल्ला कर दे, बता दे कि ये किया हमने। अब आप सोच रहे होंगे कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत तो पाकिस्तान को बैक करती रही है और पाकिस्तान की हुकूमत अफ़गानिस्तान की हुकूमत को बैक करती रही है, तो अफ़गान तालिबान फिर जो हाइड आउट्स हैं टीटीपी के अफ़गानिस्तान के अंदर, उसको क्यों नहीं अटैक करने देते और उनको क्यों वाइप आउट नहीं करते, क्यों खुल के ऑपरेशन नहीं करते उसके ख़िलाफ़? तो उसकी वजह ये है कि दाइश खुरासान के नाम की जो तंजीम है, जो अफ़गानिस्तान में बड़ी कारगर साबित हुई है हमलों में TTA के ख़िलाफ़, अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़। अफ़गान तालिबान को मसला ये है कि अगर हम खुलेआम TTP के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को ये पावर देंगे कि आप यहाँ आकर हमले करें, तो फिर हो ये सकता है कि TTP और दाइश खुरासान एक हो जाएं और वो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ हमले करने के लिए यकजा होकर हमारा ज़ोर तोड़ दें। तो बहुत बड़ा ये थ्रेट है, और इसके लिए आपको याद होगा फैज़ हमीद साहब ने जो ब्रीफिंग दी थी सेनेट की कमेटी को, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि बहुत बड़ा थ्रेट ये है कि अगर TTP और दाइश खुरासान का इल्हाक हो गया तो फिर दहशत गर्दी के बहुत वाक़यात बढ़ जाएंगे। तो वो असल में अफ़गान तालिबान को भी बचाने की एक बात कर रहे थे उस टाइम पे। दूसरी बात यह है कि अफ़गान तालिबान के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं जब TTP के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि मैंने कहा था ब्रदर इन आइडियोलॉजी वाली बात है कि अगर वो उनको अपना भाई समझते हैं तो वो उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन होता देख कर चुप नहीं रहेंगे। तो अफ़गान तालिबान भी अंदर से डिवाइडेड थे शुरू से कि TTP के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। एक साइड कहती है हो भी जाए तो खैर है। इसीलिए जो एयर स्ट्राइक्स होती हैं वहाँ पे, जो पाकिस्तान की फ़ौज जाके एयर स्ट्राइक करके आती है अफ़गानिस्तान में, उसके ऊपर भी जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है वो कहती है हमें इसका इल्म नहीं था। TTP उन पर इल्ज़ाम लगाती है कि नहीं ये आपने करवाई है, क्योंकि आपको इल्म था, आपने इंटेलिजेंस उनको दी है और इसीलिए ये सारा कुछ हुआ है। तो एक आपस में एक मिसट्रस्ट की सिचुएशन है।
ठीक है। और वो सिचुएशन यही है कि अगर टीटीपी को खुल के अटैक करना शुरू किया और इस पर अफ़गान तालिबान ने अपना कॉन्सेंट दे दिया पाकिस्तान को, तो फिर अफ़गान तालिबान के लिए भी मुश्किल बहुत बढ़ सकती है। ये असल में वजह है कि वो खुल के ना पाकिस्तान की तरफ जाते हैं ना टीटीपी की तरफ खुल के जा सकते हैं। लेकिन मुज़ाकरात करने ही आपको इसलिए पड़े कि आपने ऐसी रजीम को बैक किया जो दोनों तरफ अपना पाँव फंसाए हुए थी। एक और बड़ा मसला ये होता है कि जब भी अफ़गानिस्तान में तालिबान की रजीम आती है तो पाकिस्तान में रेफ्यूजी क्राइसिस बढ़ जाता है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि एक मुल्क में इतनी ऑपरेसिव मशीनरी जब आके बैठ जाएगी तो थोड़ा सा भी कोई ऐसा इंसान जो शख्सी आज़ादी के लिए बात करता हो या फिर जो एक्टिविज़म पहले करता रहा हो, जिसने किसी और से कॉपरेट किया हो, या फिर जो बच्चियों को तालीम दिलवाना चाह रहा है, रोज़गार के मौके तलाश करना चाह रहा है, वो तो तबाही देख रहा है होते हुए। तो फिर वो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आते हैं, उसमें कुछ लीगल होते हैं कुछ इलीगल होते हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि 90,000 असाइलम सीकर पिछले साल 1 साल में यहाँ पर आए हैं। इसकी भी निशानदेही हम पहले से कर रहे थे कि अगर आप इस रजीम को सपोर्ट करते हैं तो उसके बाद में आपको इकनॉमिक कॉस्ट भी देनी पड़ती है। तो ये 90,000 असाइलम सीकर्स UNHCR के फिगर्स के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसके अलावा टोटल अफ़गान रेफ्यूजीज़ की बात करें तो वो 1.45 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ यहाँ पर हैं। और देखा जाए तो इन रेफ्यूजीज़ का क्या कसूर है, इसीलिए वो यहाँ पर आए हैं कि वहाँ पर जंग की सूरत हाल है और वहाँ पर ख़वातीन को घरों के अंदर बंद कर रहे हैं, उनको तालीम नहीं देने देते, रोज़गार फराम नहीं करते, खाने को रोटी नहीं है। तो वो अगर बॉर्डर के इस पार आ गए हैं तो आप सारी दुनिया से ये मुतालबात करते हैं कि हमें शेल्टर दिया जाए। जब आप यूरोप जाते हैं या सीरियन रेफ्यूजीज़ के लिए आप बात करते हैं, पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ के लिए आप बात करते हैं, लेकिन अगर आपके मुल्क में ये लोग आए हुए हैं तो इनको आप थोड़ा सा आइडेंटिटी का क्राइसिस तो इनका ख़त्म करें। यहाँ पर इन बेचारों को ना कोई ID कार्ड मिलते हैं, अगर आप परमानेंट नहीं भी देना चाहते तो आप उसको आर्जी कर दें। तो ये चीज़ है कि रेफ्यूजीज़ को रजिस्टर्ड नहीं किया जाता और उसकी वजह से होता ये है कि बच्चों को तालीम नहीं मिलती, पुलिस वाले आकर तंग करते हैं। इसके अलावा उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। रेफ्यूजीज़ जो अफ़गानिस्तान से यहाँ पर आए हैं उनमें से सिर्फ 18% ख़वातीन, उनकी 18% बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं, बाकी स्कूल भी नहीं जा सकती। वजह क्या है? डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सर्टिफिकेट्स नहीं है। तो आप इन लोगों को कंपनसेट नहीं करते और बाद में जब दहशतगर्दी की लहर आती है तो आप इन्हीं पर इल्ज़ाम लगाते हैं और पुलिस मज़ीद चेक करना शुरू हो जाती है इनको। तो एक टेम्पररी तौर पे आप इनको एक आइडेंटिटी फ़राहम करें, रजिस्टर करें, ताकि वो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी कंटिन्यू कर सकें। अनलेस कि अगर उनके वीज़ा एक्सपायर हो गए और उनको वापस जाना पड़ गया फिर तो टोटल डिज़ास्टर है उनके लिए। अब आपका सवाल ये है कि होगा क्या और इस सूरत हाल को कंट्रोल कैसे किया जाए। ये की किसने, वो तो निशानदेही हो गई, क्यों की वो भी निशानदेही हो गई। तो बात यह है कि आप दहाइयों से ये गलती करते आ रहे हैं। जनरल बाजवा ने यह बात की कि अफ़गानिस्तान में जो जंग हुई थी मुजाहिदीन वाली, वो गलत पॉलिसी थी हमारी, लेकिन उसके बावजूद एक दोबारा से जो ये रजीम आती है उसको आपने सपोर्ट कर दिया और उसको सपोर्ट करने का नतीजा आज आप भुगत रहे हैं कि दहशत गर्दी के ख़तरात दोबारा से पाकिस्तान में पनपना शुरू हो गए हैं। कबायली अवाम की ज़िंदगियाँ एट स्टेक हैं, उनकी बच्चों की ज़िंदगियाँ एट स्टेक हैं, अमन व अमान एट स्टेक है, आपका इंटरनेशनल इमेज एट स्टेक है, इकॉनमी आपकी एट स्टेक है। तो इस सूरत हाल में करना क्या था? करना यह था कि देयर हैज़ नेवर बीन एनी गुड और बैड तालिबान। तालिबान हैज़ बीन तालिबान एंड ऑल ऑफ देम आर बैड। इट्स कैटेगोरिकली डिफाइंड बाय ऑल possible assertions and all possible estimates that they are not a force for good। आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर आप इस तरह की रेडिकल और ऑर्थोडॉक्स किस्म की रजीम्स को सपोर्ट करेंगे तो इससे आप अपनी आइडियोलॉजी का भी सबूत दे रहे हैं पूरी दुनिया को, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप कभी भी एक दरवाजे पर आई हुई जंग को डिनाई नहीं कर सकते। उसके लिए लड़े बगैर कोई तरीका होता ही नहीं है कि आप उससे डील करें। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इनके दफातर खोलो, इनसे टॉक्स करो, अब आप मिसाल देंगे अमेरिका की, तो भाई उनके रीजनल इंटरेस्ट थे, तबाह कर लिया इन्होंने, उसको नहीं किया। जब रीजनल इंटरेस्ट ख़त्म हुआ, जो बाइडन ने कहा कि हम वहाँ नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं गए थे, हम वापस जा रहे हैं। आप नारे लगाएं कि वो जंग हार गए हैं, अफ़गान अवाम जंग जीत गई है, तो जंग जीतने वाला भूखा मर रहा है और जो हारा है वो दुनिया को लीड कर रहा है। तो ये फैलेसीज़ ना क्रिएट कीजिएगा। बात यह है कि अगर आपने इन एलिमेंट्स को कैटेगोरिकली ख़त्म करना है पाकिस्तान से, तो आपको सब के ख़िलाफ़ एक ही पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। जिस तरह से नीचे ने कहा था कि इज़ इट बेटर टू आउट मॉन्स्टर द मॉन्स्टर और टू बी क्वाइटली डिवाउर्ड, यानी कि बेहतर क्या है कि आप एक मॉन्स्टर के साथ मॉन्स्टर वाला रवैया ही अपनाएं या खामोशी से बैठकर अपने टुकड़े टुकड़े होते देखते रहें उसके हाथों। तो बात यह है कि खामोशी कभी भी हेल्प नहीं करने वाली थी, टॉक्स कभी हेल्प नहीं करने वाली थी।
आपने एक ऐसी रिजीम को बैक कर दिया जिन्होंने आपके सबसे बड़े एनिमी को, जो आपके खून का प्यासा है, उसके बाजुओं को मजबूत किया है। तो अब बात यह है कि इस मॉन्स्टर के साथ मॉन्स्टर बनने का वक्त आ गया है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और किसी भी किस्म की अपीज़मेंट जो सहाफ़ी हज़रात, जो सियासतदान सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हैं, ये वक्त ऐसा है कि उनके ख़िलाफ़ भी बात की जाए और उनको शर्म दिलवाई जाए कि आपने उन लोगों के हाथ मजबूत किए हैं जो कि जिनके हाथों के ऊपर बच्चों का खून लगा हुआ है, जिन्होंने आपकी नस्लों को ख़त्म करने की कोशिश की है और वो अब भी कर रहे हैं। और ऐसे बहुत से वाक़यात हो भी सकते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक तरफ एक वॉर आपको फ्रंट लाइन पर लड़नी पड़ेगी और एक सोशल वॉर लड़नी पड़ेगी, ताकि जो सॉफ्ट तालिबान हमारे शहरों में, इलाकों में बैठे हुए हैं, जो अपनी हमदर्दियाँ इनके साथ रखे हुए हैं, उनको भी अकल आए कि वो किस चीज़ को सपोर्ट करते रहें। शुक्रिया।